हेलो फ्रेंड्स। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो हम अपनी साइंस का शिक्षण वीडियो से संबंधित अपनी वीडियो सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत अब तक हमने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट पठन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो था, उसके अंतर्गत जो भाषा शिक्षण के 2 सोपान थे उनको हमने कर लिया था, जिसमें से हमारा पहला था श्रवण और सेकंड था भाषण कौशल। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट पठन कौशल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हम पठन कौशल बच्चों को क्यों करवाते हैं या फिर उसका उद्देश्य क्या होता है। तो आपसे पूछा जाए कि पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, तो आपको बताना है कि पठित्वा अर्थग्रहणम, पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना ही क्या होता है, पठन कौशल का उद्देश्य होता है। लेकिन पढ़कर सिर्फ नॉर्मली मतलब आपने पढ़ लिया लेकिन आप उसका अर्थ समझ में नहीं आया आपको, तो ये आपके पठन कौशल का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। पढ़ना इस प्रकार है कि आप जब भी पढ़ो उसे तो आपको उसके साथ साथ उसका अर्थ भी आप उसे समझ सकें। तो अर्थपूर्वक पढ़ना ही क्या होता है, पठन कौशल का उद्देश्य होता है। और यह भाषा कौशल में से तृतीय भाषा कौशल है। इससे पहले हमने 2 पढ़ ली थी। आपसे ऐसे आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इनके क्रम से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय भाषा कौशल कौन सा है, तो तृतीय भाषा कौशल कौन सा होगा, पठन कौशल होगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आपको पता चल गया सबसे पहले इसका उद्देश्य पठित्वा अर्थग्रहणम और ये तृतीय भाषा कौशल है। तो हम देखते हैं पठन कौशल क्या होता है। हमारा पहला पॉइंट है, साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि लिखित भाषा को पढ़ना। पठन कौशल का साधारण रूप में क्या अर्थ हुआ, जैसे मान लो कोई भी भाषा आप लिखित रूप में है, लिपिबद्ध है वह भाषा। लिपिबद्ध का अर्थ होता है कि वह लिखी हुई है। लिखी हुई भाषा को हम जब बोलते हैं या फिर उसे पढ़ते हैं तो वही क्या होता है, पठन कौशल होता है। अगला पॉइंट है हमारा, भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना। पठन कौशल का अर्थ आपको समझ में आ गया कि जो लिखी हुई भाषा है उसको उच्चारित करना, उसे एक ध्वनि का रूप देना ही क्या होता है, पठन कौशल होता है। तथा भाग को ग्रहण करना। तो हमारा सेकंड पॉइंट हमने देखा कि भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है कि लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा भाग को ग्रहण करना। यानी जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी लाइन हम पढ़ रहे हैं उसको उसके अर्थ को ग्रहण करना ही क्या है, पठन कौशल है। अतः इसका मूल आधार लिपिबद्ध ध्वनि रूप है। अगर आपसे पूछा जाए कि पठन कौशल का मूल आधार क्या होगा, तो वह होगा लिपिबद्ध ध्वनि रूप होगा। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है, भाषा शिक्षण में पठन कौशल का पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। जो भाषा कौशल शिक्षण होता है उसमें पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चा जितना सुनकर ग्रहण करता है उससे कहीं अधिक वह पढ़कर ग्रहण कर सकता है। आप सुनकर किसी चीज को इतना अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते, उसके अर्थ को इतना अच्छा नहीं समझ पाते जितना कि आप उसे पढ़कर ग्रहण कर सकते हो। पढ़ता जब भी बच्चा पढ़कर किसी चीज को अध्ययन करेगा तो वह उसके जो जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय रूप से कार्य करेंगी, तो उसे वह चीज जल्दी समझ में आएगी और स्थायी रूप से उसे समझ में आएगी। तो हमारा तृतीय पॉइंट हो गया कि भाषा शिक्षण में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन कौशल होता है उसमें सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। आगे पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान एवं सरल तरीका है। जो पठन है वह ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका है, क्योंकि बच्चा स्वयं भी इसमें ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर वह स्वयं किसी पाठ को पढ़ रहा है तो वह स्वयं अध्ययन कर उसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया पठन क्या होता है। पठन होता है किसी भी लिपिबद्ध जो भी वाक्य है या फिर जो भी विषय वस्तु है उसका पढ़कर उसे एक उच्चारित रूप देकर, ध्वनि रूप देकर अर्थ को ग्रहण करना, एक सार्थक अर्थ के साथ उसे पढ़ना ही क्या होता है, पठन होता है। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है इसमें, अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। जब बच्चा मैंने अभी आपको बताया कि हम सुनकर इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जितना हम पढ़कर
स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी पहली लाइन यही है कि श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। विषय को सुनने में जो अशुद्धि रह जाती है उसका पठन से निराकरण हो जाता है। जब विषय को हम सुनते हैं तो जिसमें जो अशुद्धि रह जाती है तो हम उसको पढ़कर क्या कर सकते हैं, उन अशुद्धियों का निराकरण कर सकते हैं। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है, पठन प्रक्रिया दो कारकों से प्रभावित होती है। जो पठन की प्रक्रिया होती है, जो पठन कौशल होता है, वह दो कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। पहला कारक है हमारा मुद्रा और दूसरा कारक है शैली। मुद्रा के अंतर्गत होता है कि बच्चा किस कंडीशन में बैठा है, किस स्थिति में वह बैठकर पढ़ रहा है, पढ़ने का कार्य कौन सी स्थिति में बैठकर कर रहा है। और शैली का अर्थ होता है कि वह जो लिपिबद्ध जो वाक्य है उसको किस प्रकार से सही लय, गति या फिर प्रवाह से वह पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है। तो मुद्रा और जो शैली होती है वह पठन कौशल को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो हम अगला हमारा देखते हैं कि पठन शैली से तात्पर्य, यानी शैली से क्या तात्पर्य है हमारा, लिखित सामग्री को सही लय, गति, प्रवाह, विराम एवं उच्चारण के साथ पढ़ना। शैली से हमारा तात्पर्य होगा कि जो लिखित सामग्री है जिसको बच्चा पढ़ रहा है उसको सही लय से पढ़े, सही गति से पढ़े, सही प्रवाह से पढ़े, सही विराम चिन्ह, जो भी विराम चिन्ह है या फिर जो भी उसके बीच में विराम आता है उसको सही लगाए और उच्चारण स्थान सही करे उसका। तो आपको पता चल गया शैली में क्या आएंगे। ठीक है, अगला हमारा मुद्रा, पठन मुद्रा। इसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि किस इस प्रकार सही मुद्रा में खड़ा होकर, इसमें बच्चे को क्या सिखाएंगे कि इस प्रकार सही मुद्रा में खड़ा होकर या फिर बैठकर पुस्तकों को आंखों से उचित दूरी पर रखकर कैसे पढ़ा जाए। यानी कि एक जो निश्चित सीमा दे, एक तो बच्चा बहुत अगर पुस्तक को बहुत ही अपनी आंखों के पास में रखकर वह पढ़ रहा है तो उससे क्या होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी और उसकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बच्चा बहुत ही दूर उसे बुक को लेकर पढ़ रहा है तो वह भी क्या होती है, सही नहीं होता है। तो हमें जो मुद्रा में हम बताएंगे कि कितनी दूरी तक हमें बच्चे को जो पुस्तक है उसको रखना है और उसे किस प्रकार बैठकर या फिर खड़े होकर अध्ययन करना है, पाठन कौशल करना है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। आगे हम देखते हैं पठन कौशल के उद्देश्य। अभी तक हमने देखा कि पठन कौशल क्या होता है, अब हम देखेंगे पठन कौशल करवाने का हमारा बच्चों के प्रति उद्देश्य क्या होता है। तो हमारा पहला उद्देश्य है बालकों को सही, सार्थक एवं भाव के अनुसार पढ़ाना। बालकों को सही और सार्थक एवं भाव के अनुसार पढ़ाना, सिखाना एवं भाव को ग्रहण करना चाहिए। बालक को जब हम पठन कौशल करवाएं तो हमारा पहला उद्देश्य है, फिर बालक का स्वयं का भी ये उद्देश्य होता है कि वह जो भी लिखित रूप में जो भी उसके पास है उसको सही, सार्थक एवं भाव के अनुसार पढ़े। जो भी उस पंक्ति में जो भी भाव दर्शाया जा रहा है, जैसे कि अगर पद्य का पाठ है, अगर उसमें कोई वीर रस की भावना दर्शाई जा रही तो वह उसी के अनुसार उसे पढ़े। अगर कोई गीत है तो उसे गीत के अनुसार पढ़े, उसका अर्थ समझते हुए उसे अध्ययन करे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि बालक को सही, सार्थक एवं भाव के अनुसार पढ़ना, सिखाना एवं भाव को ग्रहण कराना। ठीक है, भाव को एक अच्छी तरीके से वह जो भी है, जो भी पंक्ति जो भाव दर्शा रही है उसको सही तरीके से उसे ग्रहण करना। हमारा सेकंड पॉइंट है शुद्ध पठन सिखाना। शुद्ध पठन भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अच्छा कौशल होता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना सही तरीके से नहीं आता, तो हमारा पठन कौशल का उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे को एक शुद्ध पठन आए, पठन करना आए। वह जिस भी लाइन को या फिर जिस भी विषय वस्तु को वह पढ़े तो वह उसे शुद्ध रूप से पढ़े ताकि वह उसे समझ में सही आए। जब बच्चा शुद्ध रूप से पढ़ेगा तभी उससे ज्यादा अच्छी तरीके से उसके प्रति एक समझ विकसित होगी। अगर बच्चा उसे अशुद्ध रूप में पढ़ रहा है, अगर वह पढ़ने में अशुद्धियां कर रहा है, तो आपको पता है जब बच्चा पढ़ने में अशुद्धियां कर रहा है तो वह समझ तो पाएगा ही कहाँ से, मतलब समझ भी नहीं पाएगा उस चीज को। ठीक है, तो विषय हमें बच्चे पठन कौशल में हमें क्या करना है, शुद्ध पठन पर जोर देना है बच्चे के। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है पठन के द्वारा छात्र विराम चिन्ह, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है। जो हमारे हिंदी हो या फिर संस्कृत जो भाषा होती है उसके अंतर्गत विराम चिन्ह, अर्धविराम, वो और भी हलंत है, अनुस्वार है, इन सब ऐसे बहुत से चिन्ह होते हैं जिनका बारे में हमें बच्चों को पठन कौशल में क्या करवाना चाहिए, ज्ञान करवाना चाहिए। ठीक है, तो पठन कौशल के द्वारा छात्र विराम चिन्ह, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। ये सबसे मेन पॉइंट है पठन कौशल का। सबसे अच्छा उद्देश्य यही है कि बच्चे में जब पठन कौशल करता है बच्चा तो उसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। स्वाध्याय से मतलब स्वयं के पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित होती है। जब बच्चा दूसरों से सुनता है तो वह क्या कर रहा है, दूसरों से सुन रहा है, उसमें स्वयं अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित नहीं है। लेकिन जब बच्चा बुक लिखकर या फिर किसी भी माध्यम से वह स्वयं पढ़ रहा है, स्वयं जो लिपिबद्ध लिखी हुई बात है उसको पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा,
स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा गुण होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं अध्ययन से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख और जो भी बात है फिर जो भी विषय वस्तु है उसके प्रति एक बहुत ही अच्छी समझ विकसित कर सकता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया कि पठन से स्व अध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। अगला हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल आदि पठन से छात्र सीख जाता है। जो भी लिपिबद्ध जो लिखित रूप में जो भी बच्चे के सामने हम प्रस्तुत करते हैं तो उससे क्या होगा, सही उच्चारण उसका और सही ध्वनि और उचित बल के साथ बच्चा उसे पढ़ना सीख जाता है। क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी होती है जिसपे बच्चे को बल देना होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसपे बच्चे को अधिक जोर नहीं देना होता। अगर बच्चा अधिक ध्वनि के साथ वह पढ़ रहा है, अधिक जोर से वह पढ़ रहा है, फिर अधिक आवाज में वह पढ़ रहा है, तो बच्चे को ये बताए कि आपको इतनी आवाज रखनी है, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है और इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगला हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया पठन कौशल का उद्देश्य में कि सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल से बच्चे को पठन सिखाया जाता है। अगला हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, पठन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके क्या होगी, शब्द भंडार में तो अपने आप ही वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमारा सिक्स्थ उद्देश्य क्या हो गया, पठन से बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे कि पठन कितने प्रकार का होता है और इन प्रकारों को भी आगे क्या भाग है। हमारे एग्जाम में आजकल सबसे ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है। जो मैंने अभी तक जो शिक्षण विधियां पढ़ा दी हैं उनमें से ये क्वेश्चन है कि आश्रम या फिर गुरुकुल विधि किसे कहते हैं। आपको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आश्रम या फिर गुरुकुल जो विधि है वो किसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि जो अपनी जो विधियां हैं संस्कृत शिक्षण की उनमें से हम कौन सी विधि को आश्रम या फिर गुरुकुल विधि के नाम से भी जानते हैं। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट कि पठन के प्रकार, पठन कितने प्रकार का होता है और इन प्रकारों को भी आगे कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठकों की संख्या के आधार पर, पाठकों के यानी जो पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या के आधार पर पठन कितना प्रकार का होता है। तो पाठकों की संख्या के आधार पर आपसे पूछा जाए तो पठन दो प्रकार का होगा। ठीक है, सबसे पहले होगा व्यक्तिगत पठन और दूसरा होगा सामूहिक पठन। इनमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत पठन यानी एक व्यक्ति पठन का कार्य करेगा। सामूहिक पठन का अर्थ हो गया कि दो व्यक्ति या फिर दो या दो से अधिक छात्र या फिर जो भी टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, पठन का कार्य करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे संक्षिप्त में बता दिया क्योंकि इसमें इतना था नहीं। पठन थ्योरेटिकल रूप में आपको ज्यादा लिखाने से क्या फायदा है, आप समझ तो जाओगे। इतना ही अर्थ है कि व्यक्तिगत रूप से पढ़ने का क्या अर्थ हुआ, एक समय में एक छात्र द्वारा पठन का कार्य करना क्या है, व्यक्तिगत पठन है। सामूहिक पठन का अर्थ हो गया एक समय में सभी छात्रों द्वारा या फिर एक से अधिक छात्रों द्वारा पठन का कार्य किया जाएगा तो वह क्या होगा, सामूहिक पठन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाठकों की संख्या क्या है आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। अगला हमारा दूसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति के आधार पर, यानी बातों को अभिव्यक्त करने, अभिव्यक्त यानी बोलकर बताना किसी दूसरे को, अभिव्यक्ति के आधार पर पठन वह कितने प्रकार का होता है। तो अभिव्यक्ति के आधार पर पठन दो प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। आगे हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे क्योंकि ये तो आपको नाम से पता चल गया कि क्या होता है, लेकिन आपको ये सस्वर पठन, मौन पठन आगे इनके भी प्रकार हैं तो इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपको पता चल गया कि अभिव्यक्ति के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। अब हम देखेंगे सस्वर पठन है वह भी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत पहला होगा आदर्श वाचन, दूसरा होगा अनुकरण वाचन और तीसरा होगा संवेद वाचन। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सस्वर पठन है वह कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। ठीक है, और जो मौन पठन है वह भी कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा, सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन और धूर्त मौन पठन। ठीक है, तो इनका आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्वर पठन। सस्वर पठन में एक के सबसे बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार ही ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आदर्श वाचन किसके द्वारा होता है। तो आप यहीं पे इसका पॉइंट बना के लिख लें कि आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा होगा। आपको कहीं पर भी या फिर शॉर्ट आपसे क्वेश्चन में भी ऐसे दे दिया जाएगा आदर्श वाचन, तो आदर्श वाचन जहां पर भी हो आप समझ लेना कि आदर्श वाचन की क्रिया हमेशा ही शिक्षक द्वारा की जाएगी और अनुकरण वाचन की क्रिया होगी वह
शिक्षक द्वारा नहीं की जाएगी, छात्रों द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक द्वारा और अनुकरण वाचन हमेशा छात्र द्वारा। तो आगे हम देखते हैं अपना सबसे पहले अभिव्यक्ति के आधार पर, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया पाठकों की संख्या के आधार पर तो मैंने बता दिया, और इतने इतने गहराई से इनमें क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन क्या होता है। तो अब आगे हम इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अभिव्यक्ति के आधार पर हम पठन के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है सस्वर पठन। सस्वर पठन हमारा पहला पॉइंट है। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वर सहित पढ़ते हुए, यानी कोई भी सेंटेंस है उसको जो शब्द है उनको स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है? सस्वर पठन होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को लय, गति, यति, ले, गति, यति जैसी जो विराम चिन्ह होते हैं उनको ध्यान में रखकर बच्चे को अध्ययन करवाया जाता है या फिर पठन करवाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पठन, सस्वर पठन में बच्चे को किस प्रकार से पठन की क्रिया करवाई जाती है, तो आपको ये ध्यान में, या तो मैंने आप ये पॉइंट मैंने आगे लिख दिया होगा, वरना आप इसको लिख लो कि सस्वर पठन में लय, जो बच्चे को पठन करवाया जाता है उसमें लय, गति और यति जैसे विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पठन का कार्य करवाया जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ ले कि सस्वर पठन में किस प्रकार से पठन का कार्य करवाया जाता है, तो जो भी अपना लिखित जो वाक्य होता है उसके ले, गति और यति जैसे जो विराम चिन्ह होते हैं उनको ध्यान में रखकर इसमें पठन का कार्य करवाया जाता है। और आपको ये तो समझ में आएगा कि पठन सस्वर वाचन में क्या होगा? स्वर सहित पढ़ते हुए हमें अर्थ को ग्रहण करना है। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है, यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। पठन की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? सस्वर पठन होती है। अगला पॉइंट है, वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही करवाई जाती है। जो वर्णमाला में जो लिपिबद्ध जो वर्ण होते हैं, यानी कि ये वाक्य है तो इसमें कितने वर्ण है और कौन सी किस प्रकार का कौन सा अर्थ ये दर्शा रहे हैं, तो क्या होगा? तो लिपिबद्ध वर्णों की पहचान करवाकर, जो लिपिबद्ध वर्ण है, ये स है, ये वह है, ये र है, इस प्रकार से बच्चों को पहचान करवा कर क्या करवाया जाता है? सस्वर पठन करवाया जाता है। तो सस्वर पठन में सबसे खास बात ये होती है एक तो कि इसमें लय, गति, यति जैसे विराम चिन्हों को बताया जाएगा और इसके साथ ही जो वर्णमाला में जो लिपिबद्ध वर्ण होंगे, जो भी इस वाक्य में वर्णों का प्रयोग होगा, उनको भी क्या करवाया जाएगा? बच्चे को अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, सस्वर पठन भावानुकूल करवाना चाहिए। सस्वर पठन हम जब भी बच्चे को करवाएं तो उस जो सेंटेंस है या फिर जो भी वाक्य है उसके पूरा भाव को हमें बच्चे को बताना चाहिए। भाव के अनुकूल, जैसा उस वाक्य का भाव है उसी के अनुकूल हमें बच्चे को पठन कार्य करवाना चाहिए। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सस्वर पठन कराते समय विराम चिन्हों को ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने बता दिया यहाँ पे, कि पहले भी बता दिया था मैंने कि लिपि जो यति, गति होती है उनका ध्यान रखकर हमें बच्चे को पठन कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारा कि विराम चिन्हों को ध्यान रखना चाहिए। आगे हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, सस्वर पठन कराते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सस्वर पठन आप जब भी करवाएं तो सबसे मेन पॉइंट आपको ये तीन ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रख लो कि विराम चिन्हों का ध्यान में रखकर सस्वर पठन करवाया जाता है। दूसरा याद रख लो कि शुद्धता और स्पष्टता पर कंप्लीटली ध्यान दिया जाता है सस्वर पठन में, और सस्वर स्वर सहित जो पठन का कार्य करवाया जाता है या फिर जो अर्थग्रहण का कार्य करवाया जाता है वही क्या होता है? सस्वर पठन होता है। आगे हमारा है मौन पठन, क्योंकि हमने देखा था कि अभिव्यक्ति के आधार पर कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। तो सस्वर पठन हमने कर लिया है। आगे हमारा है मौन पठन। मौन पठन क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, मौन रहकर पढ़ना। मौन रहकर पढ़ना मतलब बिना आवाज को बिना बाहर निकाले पढ़ना, मतलब उच्चारित न करके उसे मन ही मन में पढ़ना ही क्या होता है? मौन पठन होता है। तो इसमें लिखा हुआ हमारा पहला पॉइंट है, लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। तो आप इसे आसान शब्दों में समझ गए होंगे कि मन ही मन में पढ़ना या फिर बिना आवाज निकाले पढ़ना ही क्या होता है? मौन पठन होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मौन पठन करने का उद्देश्य क्या होता है? मौन पठन भी पठन की एक बहुत ही अच्छी विधि है। जहां तक हो उसके बच्चे या फिर जो भी हो उसको मौन पठन ही करना चाहिए, क्योंकि मौन पठन एक बहुत ही अच्छा पठन होता है। इससे क्या होता है? बच्चे में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का भी विकास होगा और जो वह पढ़ रहा है वह भी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है। तो हमारा इसका पहला उद्देश्य है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। तो मौन पठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में चिंतन मनन शक्ति का विकास करना। जब भी बच्चा मौन पठन करता है तो वह सब पठन, जब वह पठन का कार्य करेगा तभी वह अर्थ को तो वैसे भी ग्रहण करेगा, लेकिन एक तो उच्चारण के रूप में अगर वह पठन का कार्य करेगा तो उससे क्या होगा? बच्चों में चिंतन या फिर मनन का विकास कम होगा। जब बच्चा मौन पठन करेगा तो उसमें चिंतन और मनन का विकास क्या होगा? सर्वाधिक होगा, क्योंकि उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कंप्लीटली उस विषय वस्तु के प्रति सक्रिय होकर उसे अध्ययन करेंगे। मौन पठन का ज्यादा से ज्यादा बच्चे को मौन पठन के ही अवसर हमें देने चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है पठन के मुख्य भावों को आत्मसात करने की योग्यता का विकास करना। जो पठन के जो मुख्य भाव होते हैं, पठन के जो मुख्य भाव होते हैं उनको आत्मसात करना। आत्मसात, जब बच्चा मौन होकर पढ़ेगा तो क्या होगा? वह उस जो भी वाक्य वह पढ़ रहा है उसमें जो भी भाव से दर्शाया गया है, उसके जो भी वाक्य के जो मुख्य भाव है उनको वह आत्मसात करके, यानी कि उनको समझता हुआ उसका अध्ययन करेगा। तो हमारा अगला पॉइंट हो गया कि पठन में मुख्य भावों को आत्मसात करने की योग्यता का विकास करना। ठीक है। तो ये हो गए क्या? 3 हमारे मौन कौशल के मौन पठन के उद्देश्य हो गए। ठीक है। तो हमने सस्वर वाचन और जो मौन पठन है उनको अभी यहाँ तक देख लें। अगर हम इनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमने पहले भी देखा था कि जो सस्वर पठन होता है वह 3 प्रकार का होता है, और मैंने आपको बताया था इनके बारे में थोड़ा पहले भी बता दिया, तो थोड़ा और इनका अध्ययन कर लेते हैं। जो आदर्श वाचन, सबसे पहले सस्वर वाचन का ही पहला प्रकार है आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन में लिखा हुआ है कि पाठ पढ़ाते समय जब शिक्षक स्वयं बोलकर पढ़ाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा होता है। जब भी शिक्षक पाठ स्टार्ट करता है या फिर जो भी वह विषय वस्तु है उसको स्टार्ट करता है उससे पहले क्या करता है? शिक्षक स्वयं उस विषय वस्तु के बारे में बताता है। तो वह जो स्वयं उस विषय वस्तु के बारे में बता रहा है वही क्या है? आदर्श वाचन है। अगला हमारा सेकेंड टाइप है इसका अनुकरण वाचन। तो मैंने बताया अनुकरण वाचन हमेशा बच्चों के द्वारा होता है। तो इसमें लिखा हुआ है जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठों को बोल कर पढ़ते हैं। जब छात्र क्या करेंगे? जब शिक्षक द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोलकर पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया? अनुकरण वाचन हो गया। जैसे कि शिक्षक ने किसी पाठ को बच्चों को पढ़ा दिया, अब बच्चे क्या कर रहे हैं? उसी पाठ को बोल कर पढ़ रहे हैं। जैसे शिक्षक ने उनको पढ़ाया उसी प्रकार से बच्चे भी उसका क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं, या फिर बच्चे शिक्षक के पीछे पीछे उसे बोल रहे हैं। तो वही क्या होता है? अनुकरण वाचन होता है। अगला हमारा है संवेद वाचन। सभी छात्रों से शिक्षक कभी मौन, जो भी कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं उनसे शिक्षक कभी मौन या फिर कभी उच्च स्वर में भावों के अधिगम के लिए संवेद वाचन करवाता है। यानी संवेद वाचन में क्या होगा? इन दोनों का मिश्रण होगा। जो मौन पठन और जो सस्वर वाचन है उनका क्या होगा? मिश्रण होता है। तो संवेद वाचन में क्या होगा? शिक्षक होगा वह कभी तो बच्चों से मौन रहकर पठन का कार्य करवाएगा और कभी उनसे उच्च स्वर में पठन का कार्य करवाएगा। तो यही क्या है? संवेद वाचन है। और संवेद वाचन सर्वश्रेष्ठ किसके लिए होता है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए संवेद वाचन सर्वश्रेष्ठ होता है। अब हम देखेंगे मौन वाचन के प्रकार। हमने अभी तक उन सस्वर वाचन और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लिया है, और जो मौन वाचन है उसके भी हमने 3 प्रकार देखे थे। तो जो मौन वाचन है, जो मौन वाचन में जो हमने पढ़ा था उसी को क्या कहते हैं? सामान्य वाचन भी कहते हैं, सामान्य मौन पठन भी कहते हैं। 3 प्रकारों में हमने इतने देखा था ना। 3 प्रकारों में हमने पहले देखा था सामान्य मौन पठन। ठीक है। तो जहां पर मैंने मौन पठन बताया वही क्या होता है? सामान्य मौन पठन होता है। तो अगले हम इसके जो 2 टाइप है गंभीर पठन और द्रुत पठन, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है? गंभीर पठन। तो गंभीर पठन के अंतर्गत गंभीर पठन का हमारा पहला पॉइंट है भाषा पर अधिकार करना। तो गंभीर पठन में क्या होता है? गंभीर पठन में ये होता है कि जो बच्चा होगा वह गंभीर रूप से, यानी कि एकदम एक्टिव होकर उस चीज को क्या करेगा? पढ़ने का प्रयास करेगा। गंभीर रूप से उसे पढ़ने का प्रयास करेगा। वह जो भी वह विषय वस्तु वह पढ़ रहा है उसके मूल भाव तक वह जानने का प्रयास करेगा। तो वह जब बच्चा उसके मूल भाव तक या फिर जो उसकी मौलिकता है, वो जो भी वह पढ़ रहा है उसकी मौलिक
संरचना है उस तक वह जानने का प्रयास करता है, तो वह एक बहुत ही गहन रूप से उसका अध्ययन कर रहा होता है। तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट देख लो आप जब उसे बहुत ही गहनता से उसको अध्ययन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस पर क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने का अर्थ होता है कि आपको वह विषय वस्तु समझ में आने लग जाती है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया भाषा पर अधिकार करना। भाषा पर अधिकार करना, यहाँ पे भाषा क्यों बताएगी, क्योंकि हम संस्कृत भाषा के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो जब बच्चा संस्कृत भाषा को बहुत ही गंभीर होकर पढ़ेगा, तो वह अपने आप ही उस पर क्या कर लेगा, अपना अधिकार कर लेगा। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। हमारा दूसरा पॉइंट है कि केंद्रीय भाव की खोज करना। केंद्रीय भाव की खोज किस प्रकार से, जैसे कि बच्चा किसी विषय वस्तु या फिर संस्कृत विषय पढ़ रहा है, तो वह उसकी इच्छा है कि वह उसे बहुत ही गंभीर रूप से पढ़े। ठीक है, हम गंभीर पठन करवा रहे हैं बच्चे को, मतलब गंभीर होकर उसे पढ़े, या फिर उसकी जो मौलिकता है या फिर उसका जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, जो भी वह उस विषय वस्तु पढ़ रहा है उसका जो मूल भाव है या फिर जो भी उसका केंद्रीय भाव है, उसको वह जानने की कोशिश करता है, उसको खोजने की कोशिश करता है कि यह विषय वस्तु इस प्रकार तो यह क्यों है इस प्रकार, ये जानने की वह कोशिश करता है। तो गंभीर पठन में क्या हो गया, पहला पॉइंट होगा भाषा पर अधिकार करना, दूसरा पॉइंट होगा केंद्रीय भाव की खोज करना, तीसरा हमारा पॉइंट है विषय वस्तु पर अधिकार करना। जब भाषा पर अधिकार करना या फिर विषय वस्तु पर आधार करना, एक ही बात होगी। नवीन सूचनाएं एकत्रित करना, किसी भी विषय वस्तु, मान लो कोई भी टॉपिक संस्कृत में वह पढ़ रहा है, उस विषय वस्तु के बारे में उसे कम जानकारी है, अगर वह गंभीर पठन कर रहा है तो उसके क्या करेगा, नवीन जो भी सूचनाएं होंगी उनको एकत्रित करेगा। तो आपके समझ में आ गया, यानी नवीन आप गंभीर होकर किसी भी विषय वस्तु या फिर संस्कृत विषय वस्तु का पठन करते हैं, पठन का कार्य करते हैं, तो वही क्या होगा, गंभीर पठन हो गया। अगला हमारा पठन है धुर्त पठन। तो मैं एक धुर्त पठन को आपको बता दूं, पहले इनके पॉइंट देख लेते हैं। सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, खाली समय का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना, और हमारा फोर्थ पॉइंट है सूचनाएं एकत्रित करना एवं साहित्य का परिचय प्राप्त करना। तो धुर्त पठन क्या होता है, धुर्त पठन वह होता है जिस प्रकार से, एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि एग्जाम का टाइम है और आपको मान लो सुबह एग्जाम है, 7 बजे से आपकी एग्जाम है, और आप रात के 8 बजे सोच रहे हो कि मुझे अभी, आप क्या करते हो, रात के 8 बजे जल्दी से वो जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसका क्या होता है, रिविजन करते हो। तो वह रिविजन करना ही क्या होता है, धुर्त पठन होता है। और आपके पास जो खाली समय, आप सुबह देखते हो, अगर आपके 7 बजे क्लास है, आपको 6 बजे हॉल में एंटर होना, तो 6 बजे से पहले आपके पास जितना भी वक्त होगा, आप उसमें क्या करोगे, अधिक से अधिक जो पीछे आपने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करने का कोशिश करोगे। तो वही जब आप रिवाइज करने का कोशिश उससे कर रहे हैं या फिर रिवाइज करते समय आप जो पठन का कार्य करते हैं, वही क्या होता है, धुर्त पठन होता है। तो आप इसे आई होप समझ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो धुर्त पठन का हमारा पहला पॉइंट हो गया सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। अभ्यास, तो जैसे आपने भाषा तो पहले ही सीख ली, अब उससे आपको क्या करना, अभ्यास करना है। अपने मतलब एग्जाम से पहले आपने जो भी पढ़ा है वह आपका सीखा हुआ तो है ही, आप बस एक बार उसे रिवाइज करें। तो रिवाइज करने का मतलब है आप उसका अभ्यास करें। आगे है खाली समय का सदुपयोग करना। इसे आप मतलब आप इसे ऐसे मत समझना कि ये पॉइंट ऐसे एग्जाम में पॉइंट पूछा गया है कि निम्न में से धुर्त पठन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो बहुत से बच्चों ने खाली समय का सदुपयोग करना इसको कराए थे, तो वो एक गलत था, क्योंकि खाली समय का सदुपयोग करना ही धुर्त पठन का उद्देश्य होता है। खाली समय का सदुपयोग आपने देखा कि जैसे कि अगर 7 बजे से आपके एग्जाम है, तो इससे पहले आप क्या करते हैं, आपके पास जो खाली समय है उसमें अपने जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका रिवीजन करते होते। यह क्या हो गया, खाली समय का सदुपयोग करना हो गया। आनंद की प्राप्ति करना, बहुत सी चीजें उससे होती है जिसका हमें आनंद प्राप्त होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसका जल्दी जल्दी से अध्ययन कर लेते हैं। तो ये आनंद की प्राप्ति करना भी क्या होता है, धुर्त पठन का कार्य उद्देश्य होता है। आगे है सूचनाएं एकत्रित करना एवं साहित्य का परिचय प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे, हमने देख लिया कि पठन कौशल क्या होता है, उसके मेन पॉइंट है उनको देख लिया, और पठन कौशल के प्रकारों को देख लिया। अब हम देखेंगे पठन कौशल की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी पहली विधि है वर्ण बोध विधि। जैसे कि इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा, वर्ण का मतलब पहले बच्चों को जो भी वर्ण है उनका ज्ञान करवाने के पश्चात ही बच्चे को आगे का अध्ययन करवाएं। जब भी हम बच्चे को पठन कौशल का कार्य कराएं तो सबसे पहले उन्हें वर्णों का ज्ञान करवाएं। वर्णों के ज्ञान के पश्चात ही उसे आगे के पठन कौशल का अध्ययन करवाएं। तो हम देखते हैं कि वर्ण बोध विधि में हमने क्या लिखा है। तो इसमें हमने लिखा है कि इसमें पहले वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है,
पहले किनका ज्ञान करवाया जाएगा? वर्णों का। वर्णों में क्या होंगे? व्यंजन और स्वर। तो स्वर पहले और व्यंजन बाद में। इनका क्रम क्या होगा कि हम बच्चे को स्वर पहले बताएंगे और व्यंजन बाद में बताएंगे, और फिर क्या बताएंगे? फिर बताएंगे मात्राओं का ज्ञान बच्चे को करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा? वर्णबोध विधि में क्या होगा? बच्चे को वर्णों का ज्ञान करवाया जाएगा, और वर्णों का ज्ञान भी किस प्रकार से? पहले स्वर का ज्ञान करवा दिया, उसके बाद में व्यंजन का ज्ञान करवा दिया, और फिर मात्राओं का ज्ञान हमें बच्चों को करवा दिया। तो इस प्रकार से हम बच्चे में क्या करेंगे? पठन कौशल का विकास करेंगे। ठीक है। और इस विधि के अन्य नाम भी है, अन्य नाम भी आप लिख लेना। अक्षर बोध विधि। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षर बोध विधि का संबंध कौन से कौशल से है, तो है भी पठन कौशल से है। और वर्णबोध विधि तो इसका नाम हो ही गया। ठीक है। तो एक एक वर्ण का ज्ञान करवाना ही क्या होता है? वर्णबोध विधि होती है। और इसमें बच्चे को हम पहले वर्णों का ज्ञान करवाते हैं, और उसके बाद में जो जटिल चीजें हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं। तो है इसका जो क्रम हो गया वह किस तरफ हो गया? सरल से जटिल की ओर। तो आपको समझ में आ गया। आपको ये 2 पॉइंट और लिख लेना आप इसमें कि वर्णबोध विधि का जो अन्य नाम है वह है अक्षर बोध विधि, और इसके अंतर्गत हम बच्चे को सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर बच्चे को पठन कौशल करवाते हैं। अगला हमारा है द्वितीय विधि है वाक्य विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? बच्चे को पहले वाक्य बता दिया जाता है। वाक्य बताने के पश्चात उसके वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनके बारे में बच्चे को बताया जाता है, और शब्द प्रयोग के बाद जो शब्द में जो वर्ण का प्रयोग हुआ है उनके बारे में बच्चे को बताया जा रहा है। तो वाक्य विधि का क्रम आपको पता चल गया। सबसे पहले बच्चे को वाक्य के बारे में बताएंगे कि ये वाक्य है, ये कंप्लीट वाक्य बच्चे के सामने रख दिया जाएगा। उसके पश्चात वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों का अध्ययन बच्चे को करवाएंगे, और शब्दों का अध्ययन करवाने के पश्चात शब्द में जिन जिन वर्णों का प्रयोग हुआ है या फिर जिन अन्य विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उनके बारे में बच्चे को अध्ययन करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमने वाक्य विधि में क्या लिखा है। तो वाक्य विधि सेकंड विधि है हमारी वाक्य विधि। इस विधि में वाक्य या वाक्यांशों में बालक बोलता है। वाक्य या वाक्यांशों क्या करेगा? बालक बोलेगा। तो पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, ये क्या हो गया? क्रम हो गया वाक्य विधि का कि पहले वाक्य बताया जाएगा, फिर शब्द बता दिए जाएंगे, और फिर वर्ण बता दिए जाएंगे। तो हमारा हो गया पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। इस क्रम में बच्चे को पढ़ाना सिखाया जाता है। तो वाक्य विधि में क्रम क्या हो गया? बच्चे को पहले वाक्य बता दिया, फिर शब्द बता दिया, और फिर वर्ण बता दिया गया। अगली हमारी विधि है ध्वनि साम्य विधि। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक शब्द है जिनका उच्चारण क्या है? एक समान है या फिर एक जैसा है, तो उनको बच्चे को उनमें अंतर कर बच्चे को अध्ययन करवाना। तो अगली हमारी तीसरी विधि है ध्वनि साम्य विधि। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे के दोनों जो शब्द है समान उच्चारण के उनके प्रति क्या हो? समझ विकसित। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? एक ही होता है, परंतु उनका अर्थ होता है वह अलग अलग होता है। तो ध्वनि साम्य विधि में क्या होगा? ध्वनि साम्य विधि में समान उच्चारण वाले शब्दों को बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। इसके आगे हम देखेंगे कि अधम पाठक और जो श्रेष्ठ पाठक है उसकी विशेषता क्या होती है, और इसके पश्चात हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा अगला पॉइंट है संस्कृत में अधम पाठक की विशेषता। और जो ये मैंने विशेषता बताई है ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो पाणिनि ने जो विशेषता बताई थी उनके आधार पर मैंने ये विशेषता बताई। इसके अलावा भी बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही 6 विशेषताएं हैं। पाणिनि ने अधम पाठक की ये 6 विशेषताएं बताई थी। अधम पाठक का क्या अर्थ होता है? यानी श्रेष्ठ पाठक न होना, एक बच्चे को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाना या फिर अच्छी तरीके से बच्चे में पठन कौशल का विकास नहीं कर पाना है क्या होता है? अधम पाठक होता है। ठीक है। तो पहली विशेषता क्या होगी अधम पाठक की? गाकर पढ़ने वाला। यानी अधम पाठक की पहली विशेषता क्या होगी? यानी कि श्रेष्ठ, जो पाठक श्रेष्ठ नहीं हो सकते, यानी कि जो श्रेष्ठ रूप से बच्चे को पठन कौशल नहीं करवा सकते, उनकी विशेषताएं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पहली विशेषता होगी गाकर पढ़ने वाला। यानी हर जो भी मान लो आप ये मान लो पद्य का पाठ है, पद्य के पाठ को तो मान लो उसने गाकर पढ़ दिया, मान लो कोई गीत संबंधी है या फिर जो कविता है या फिर जो श्लोक है उसको उसने गाकर पढ़ दिया, तो वहां तो वह सही है। लेकिन अगर वहां पर गद्य का पाठ है और वह उस गद्य के पाठ को भी गाकर पढ़ रहा है, तो यह क्या होगी? एक श्रेष्ठ पाठक की विशेषता नहीं होगी। तो गाकर हर जो भी टॉपिक है उसको वह क्या कर रहा है? गाकर पढ़ रहा है, तो यह क्या है? एक अधम पाठक की विशेषता है। अगला हमारा पॉइंट है शीघ्रता से पढ़ने वाला। शीघ्रता से पढ़ने वाला यानी बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है और वह शीघ्र रूप से उसे पढ़ रहा है, जिस लय के साथ वह नहीं पढ़ रहा, जिस भाव के साथ वह नहीं पढ़ रहा, तो वह क्या एक
अधम पाठक की विशेषता है। शीघ्रता से यानी जल्दी जल्दी पढ़ना ही क्या होता है, अधम पाठक की एक विशेषता होती है। अगला हमारा जो विशेषता है वह है सिर हिलाते हुए पढ़ने वाला। बहुत से टीचर या फिर कुछ टीचरों की विशेषता ये होती है कि वह सिर हिला हिला कर पढ़ते हैं, तो ऐसा पाठक क्या होगा, श्रेष्ठ पाठक नहीं होगा। तो हमारा 4th पॉइंट हो गया बिना सोचे समझे पढ़ाने वाला, यानी कि बच्चे को जो भी विषय वस्तु टीचर द्वारा पढ़ाई जा रही है वह उसे बिना सोचे समझे अगर बच्चे को टीचर द्वारा वह पढ़ाया जा रहा है तो वह क्या होगा, एक अधम पाठक की विशेषता होगी। और हमारा 5th पॉइंट है अर्थ ज्ञान किए बिना पढ़ाने वाला। बिना जो भी विषय वस्तु बच्चे को पढ़ाई जा रही है उसका अर्थ ज्ञान बच्चे को बताए बिना ही उसका अध्ययन करवाना या फिर पठन का कार्य करवाना क्या होती है, अधम पाठक की विशेषता होती है। हमारा 6th पॉइंट होगा अलप कंठ वाला। अलप कंठ वाले का अर्थ होता है कि धीमी आवाज में पढ़ना, धीमी आवाज में पढ़ना, जिससे कि बच्चों तक क्या होगा, उसकी आवाज जो भी टीचर होगा उनकी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। यह भी क्या होती है, एक अधम पाठक की विशेषता होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अधम पाठक की कितनी विशेषताएं, 6 विशेषताएं, जिसमें पहली हमारे थी गाकर पढ़ने वाला, दूसरी है शीघ्रता से पढ़ने वाला, सिर हिलाकर पढ़ने वाला, बिना सोचे समझे पढ़ने वाला, और 5th पॉइंट है अर्थ ज्ञान किए बिना पढ़ाने वाला। और 6th पॉइंट हमारा हो गया अलफ कंठ वाला। अलफ कंठ वाले का अर्थ समझ गया कि धीमी आवाज में बच्चे को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। 500 बच्चों की क्लास है और जो टीचर है वह बच्चों को धीमी आवाज में पढ़ा रहा है, तो हाँ क्या होगा, एक अधम पाठक की विशेषता होगी। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं श्रेष्ठ पाठक की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। तो ये भी मैंने पाणिनि शिक्षा के अनुसार बताई हैं। श्रेष्ठ पाठक की विशेषताएं, एक श्रेष्ठ पाठक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि वह पठन कौशल का विकास बच्चों में अच्छी तरीके से कर सके। तो हमारा पहला पॉइंट है पठन में मधुरता। जब भी बच्चे को जो विषय वस्तु है पढ़ा रहा है तो उसमें क्या हो, एक मधुरता के साथ बच्चों को वह पढ़ाए, तो ये क्या होगी, एक श्रेष्ठ पाठक की विशेषता होगी। अगला हमारा 2nd पॉइंट है अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। जो भी अक्षर है स्पष्ट अभिव्यक्ति बच्चों के सामने बताए। स्पष्ट अभिव्यक्ति जब शिक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से बच्चों को समझाया जाएगा तो वह बच्चों के अधिक और सरलता से, सुगमता से वह बच्चों के समझ में आएगी। तो श्रेष्ठ पाठक की 2 विशेषताएं हमने पढ़ ली कि पठन में मधुरता के साथ बच्चों को पढ़ाना और अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति का अर्थ होगा बोल के उन्हें स्पष्ट रूप से बताना। हमारा 3रा पॉइंट है पदों का विच्छेद। पदों का विषय, मान लो कोई भी पद है, कोई भी सेंटेंस है, उसका अच्छी तरीके से बच्चों को विच्छेद करके बताना। एक एक जो शब्द होता है, फिर एक शब्द में 2 या 2 से अधिक शब्द हैं या फिर उनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो उन पदों का क्या करके विच्छेद करके बच्चे को बताना है कि इस पद का ये अर्थ है, इस पद का ये अर्थ हुआ और इस पद का ये अर्थ हुआ। इस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना भी एक क्या है, श्रेष्ठ पाठक की विशेषता होती है। अगला हमारा 4th पॉइंट है अच्छा स्वर, यानी उसकी जो अभिव्यक्ति है, जो श्रेष्ठ शिक्षक की ये विशेषता होती है कि जो है बोल रहा है वह उसका स्वर क्या हो, अच्छा हो, यानी बोलने का तरीका उसका क्या हो, अच्छा हो, धीरता हो। यानी कि अगर जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाए तो वह धैर्य रख के पढ़ाए, यानी आराम से बच्चों को बताए। कोई भी विषय वस्तु बच्चों को समझानी है तो वह स्पष्ट रूप से और आराम से बच्चों को समझाए, धैर्य रखते हुए बच्चों को समझाए। ठीक है, तो हमारा 6th पॉइंट है लय के साथ पठन। जो जैसे गद्य का पाठ है तो गद्य के पाठ में जिस प्रकार का भाव वह पंक्ति दे रही है उसी भाव के अनुसार या फिर उसी लय के अनुसार बच्चों को अध्ययन करवाना क्या होती है, श्रेष्ठ पाठक की विशेषता होती है। तो इसमें हमने देख लिया श्रेष्ठ पाठक की विशेषता क्या क्या होंगी। पठन में मधुरता, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, पदों का विच्छेद और अच्छा स्वर और धीरता और लय के साथ पठन का कार्य करवाना। तो हम जो इससे अगले वाला वीडियो होगा उसके अंतर्गत लेखन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।